Welcome again to the AMU Class 6 Entrance Series एंड टारगेट AMU पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी से शुरू करेंगे। हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर से। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि हिंदी में समवॉट 8 to 9 क्वेश्चंस आते हैं। 7 से 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे 8 क्वेश्चंस एक एवरेज है, बट 7 से 9 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लैंग्वेज पोर्शन में आप हिंदी से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिंदी काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें थोड़ी ग्रामर आपको पढ़नी है और थोड़ा इसमें आपको थोड़ा पोइट्स के बारे में जानना है। दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। जैसे जो हमारे कबीर दास हैं, रहीम दास हैं, इनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में जानना है, तो वो भी हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। बट आज की क्लास में हम सिर्फ व्याकरण पोर्शन का स्टार्टिंग पॉइंट समझने वाले हैं कि व्याकरण कहाँ से हमारा शुरू होता है, यानी ग्रामर हमारी कहाँ से शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आप आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज, ठीक है। हम सभी किसी न किसी भाषा में आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो भाषा होती क्या है? जिस माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाव क्या होते हैं? फीलिंग्स। विचार होती हैं हमारी थॉट्स, यानी मेरे भाव क्या हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मैंगो खाते हैं, ठीक है, एक आम खाते हैं, तो एक आम खाकर हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आम अच्छा हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसे खाकर, और हमें बहुत एक फीलिंग आती है, एक प्लेजर की फीलिंग आती है, ठीक है, यानी हमें अच्छा लगता है, ठीक है। हम उससे हर्ष महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो वो मेरी फीलिंग है। अब मुझे किसी और को ये बताना है कि मुझे ये आम बहुत अच्छा लगा या इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो मैं कैसे मैं शब्दों का सहारा लूँगी, ठीक है। मैं इशारों में उसको नहीं बताऊँगी कि मुझे आम अच्छा लगा। मुझे, अगर मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ तो ये लैंग्वेज की वजह से ही है, वरना मैं आपको कैसे बताऊँगी? क्या मैं इशारों के थ्रू आपको समझा सकती हूँ? नहीं। तो हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें ये बताना है कि मुझे आम अच्छा लगा, तो मुझे वहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शब्दों की ज़रूरत महसूस होगी, और यही शब्द मिल कर के भाषा हमारी बनती है। तो भाषा उस माध्यम कहते हैं मीडियम को, ठीक है, उस ज़रिए को कहते हैं जिससे हम अपने भावों और विचारों, भाव कहते हैं फीलिंग्स और विचार कहते हैं थॉट्स। विचार क्या हो सकता है? जैसे आम खा के मुझे विचार आया कि चलो कभी गांव चलते हैं और वहाँ जाकर आम खाएंगे, वहाँ बहुत अच्छे आम होते हैं, तो ये मेरा विचार है, ठीक है। या आम कितना मीठा फल है, ये मेरा विचार है, ठीक है। और मेरी फीलिंग्स क्या है कि यार मन कर रहा है दो आम और खा लूँ, तो ये मेरे भाव हैं, ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स, फीलिंग्स एंड थॉट्स, ठीक है। तो वो अगर आपको किसी के सामने एक्सप्रेस करने हैं, किसी को आप बताना चाहते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं और आपकी क्या थॉट्स हैं, तो आपको भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। भाषा के बगैर आप उसे नहीं बता सकते, आप उसको इशारा कर कर नहीं बता सकते। और किस लिमिट तक आप बता पाएंगे? चलिए हम आम के बारे में तो बता देंगे, बट अगर मुझे किसी को पढ़ाना है, किसी को कोई लेसन एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे करूँगी? मुझे भाषा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो हमें भाषा की ज़रूरत हर मोड़ पर पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये एक मीडियम है और दूसरे के भावों और विचारों को समझ सकते हैं। यानी अगर किसी और को वो आम अच्छा नहीं लगा, तो वो भी मुझे बता सकता है थ्रू भाषा। भाषा से वो मुझे बताएगा और मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। अगर उसने बोला कि ट्री यानी पेड़, तो जब वो वर्ड मेरे पास आएगा तो मेरे दिमाग में ये बात अपने आप आ जाएगी कि ट्री बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है पेड़, ठीक है। यानी कि ये जो ये जो डंडे पे हरे पत्ते लगे हुए हैं, ये इसकी बात कर रहा है। तो इसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा का मतलब है कि हमारे विचारों को जब शब्द मिल जाते हैं तो वो भाषा बन जाती है, ठीक है। ओके, भाषा के 2 भेद होते हैं। भेद कहते हैं टाइप्स को। भाषा 2 टाइप की होती है, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। यहाँ पर 2 ही टाइप्स बताए हैं, बट भाषा के एक्चुअल में 3 प्रकार होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि जो लोग बोल नहीं सकते वो भी किसी न किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वो है सांकेतिक भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा हम बोल
कर दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के बोले हुए विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी हमें अगर दूसरे को कोई बात बतानी है तो हम मुंह से बोलकर बता दें, ठीक है, और दूसरे ने हमें कोई बात बताई तो हम उसे कान से सुनकर अंदर लें और उसे समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसे कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक में मुख जो शब्द है, मुख का मतलब होता है मुंह, मुंह से निकले हुए शब्द, मुंह से निकले हुए बोल, तो वो हुई मौखिक भाषा। मौखिक में आपको मुंह याद रखना है, ठीक है, कीवर्ड इसमें मुंह है, मुंह यानी मुंह से निकले हुए शब्द। दूसरी टाइप की भाषा होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की लिखी हुई बातों को पढ़कर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि कोई एक कवि थे, कोई भी कवि थे, जैसे कबीरदास थे, तो वो हमारे दौर में नहीं हैं, ठीक है, वो काफ़ी साल पहले उनका देहांत हो चुका है, बट फिर भी हम उनके विचारों को आज भी पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और आगाह हो पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। तो यहाँ कौन सी भाषा काम कर रही है? क्योंकि कबीरदास जी हमें अपने मुंह से बोलकर नहीं सुना रहे अपने विचार, यहाँ काम कर रही है लिखित भाषा। उन्होंने जो चीज़ें उनके दौर में लिख दी गई वो हम तक पहुँच रही हैं और हम उन चीज़ों को पढ़कर समझ रहे हैं कि उनके विचार क्या थे। तो जब भी विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा, ठीक है। अब तीसरी टाइप की भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है कि जब कोई भी अपने भावों और विचारों को बिना बोले केवल संकेतों द्वारा व्यक्त करता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है, ठीक है। तो जब भी कोई इंसान बोलता नहीं है, सिर्फ इशारा करता है, जैसे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम बोल नहीं सकते, ठीक है। जैसे आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं और आपको अपने फ्रेंड से कोई बात कहनी है, तो वहाँ आप बोल नहीं सकते, आपको उसे इशारा करके समझाना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो भाषा का सांकेतिक रूप हुआ। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल ही नहीं सकता, ठीक है, जो गूंगा है, तो वो क्या करेगा? वो भाषा के सांकेतिक रूप का प्रयोग करके अपने भावों और विचारों को दूसरों पर व्यक्त करेगा, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र, सार्थक और वाक्य निर्माण में समर्थ ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आई। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण कहते हैं हम अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है, लेटर्स को। जैसे इंग्लिश में हम ABCD पढ़ते हैं, ऐसे ही हिंदी में का, खा, गा, ठीक है, इस तरीके से ये हुए हमारे वर्ण। तो वर्णों के मेल यानी जब हम अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं तो उससे बनने वाले स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट यानी सेपरेट, और सार्थक, सार्थक कहते हैं वो चीज़ जिसका कोई मतलब हो, और वाक्य निर्माण में समर्थ यानी ऐसे शब्द जिनको मिला करके हम एक सेंटेंस भी बना सकें। ऐसे जो समूह होते हैं, ध्वनि के समूह होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर ऐसे वर्ड्स बनाते हैं या ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जिनका कुछ मतलब निकलता हो और जिन ग्रुप्स को जोड़कर हम एक सेंटेंस बना सकें, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द और वर्ड, हिंदी में वर्ड और हिंदी में शब्द, इंग्लिश में वर्ड और उर्दू में लफ्ज़, तीनों का एक ही मतलब है। इसको आप कनेक्ट करते चलेंगे तो बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन के दौर में इतना वक्त नहीं होता है कि हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम दिया जाए जितना कि हम स्कूल में देते हैं या कहीं और देते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में टाइम कम होता है और सामान पढ़ने का ज़्यादा होता है, तो उसे हमें कम समय में पूरा करना होता है। तो अगर आप हिंदी में समझ लेते हैं एक चीज़ को, तो आप उसे उर्दू और इंग्लिश से भी कनेक्ट करते चलें साथ साथ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। शब्द समझ में आ गया? शब्द यानी जब बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का मतलब होता है और उसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार्थक शब्द की। सार्थक शब्द क्या होते हैं? ये शब्द के दो प्रकार होते हैं, ये हमें याद रखना है। शब्द दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ हो, यानी जिसका कोई मतलब बनता हो। भाई वर्ड्स को आपने लेटर्स को जोड़ा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक इंग्लिश का एग्जांपल देती हूँ। मैंने
सी, ए और टी को जोड़ दिया और बन गया कैट। ठीक, वेरी गुड, बन गया। अब इस कैट का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर इसका कुछ मतलब है तो ये एक सार्थक शब्द है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है मकान, तो माँ प्लस का प्लस आ प्लस ना को हमने जोड़ा, ठीक है, इन सभी अक्षरों को हमने जोड़ा तो हमें एक शब्द मिला जो है मकान। अब मकान का मतलब क्या है? मकान का मतलब वो जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं। इसी तरीके से जल, जा प्लस ला को हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला? जल। जल से आपको समझ आता है पानी, तो इसका मतलब इसका भी कुछ मतलब है। इसी तरीके से भोजन और वस्त्र। फिर निरर्थक शब्द क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी जो मीनिंगलेस हो, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि मकान का हो गया वकान, यहाँ पे गलत लिख गया है, ये वकान होगा। और इसी तरीके से जल का बल हो गया, भोजन हो गया, ये गलत टाइप हो गए हैं यहाँ। मतलब जैसे मकान का वकान हो गया, जल का वल हो गया, ठीक है, भोजन का कुछ और आप कर दीजिए। मतलब हम बोलते हैं ना कि यार खाना वाना ले आओ, ठीक है, इस तरीके से खाना वाना, यानी खाना तो इसमें सार्थक है और जो वाना है वो निरर्थक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो तरीके के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द ही शब्द की डेफिनेशन में आते हैं, पर निरर्थक शब्द भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज शब्द के भेद। शब्द के कितने टाइप्स होते हैं? शब्द के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट यानी फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर के आधार पर शब्द कैसे बने हैं उसके आधार पर शब्द के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप नंबर 1 रूढ़ शब्द, टाइप नंबर 2 यौगिक शब्द एंड टाइप नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ठीक, ओके। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो कि कोई अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं और जिसका कोई सार्थक टुकड़े भी नहीं किए जा सकते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो किसी के मेल से नहीं बने, यानी कोई ऐसा नहीं है कि दो हमने छोटे छोटे शब्द जोड़े एक बड़ा शब्द बना दिया, ऐसे शब्द नहीं हैं। तो और इनके सार्थक टुकड़े ना किए जा सकते हो। सार्थक टुकड़े करने का मतलब ये है, जैसे कि हम जो हैं, हम एक शब्द लेते हैं और मकान हमने शब्द लिया और हमने इसको बीच में से तोड़ दिया, माँ प्लस का अलग कर दिया और आ प्लस ना अलग कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया अन और मक। अब अन और मक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मकान का मतलब है, ठीक है। तो अन और मक का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इसके सार्थक टुकड़े नहीं हुए, बट ये शब्द अपने आप में सार्थक है और ये किन्हीं भी 2 शब्दों को जोड़कर नहीं बना है। तो ये शब्द हुआ रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होता है जो बिल्कुल जिसके टुकड़े ना किए जा सके, और टुकड़े तो कर सकते हैं। आप कहेंगे टुकड़े करने में कौन सी बड़ी बात है, पर टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों का कोई मतलब ना निकलता हो, उससे कोई मीनिंग ना निकाला जा सके, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द जो कई सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है। ये वो सार्थक शब्द होते हैं, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं जो कई सारे मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ के बनते हैं, और इनके सार्थक खंड यानी टुकड़े, इनके सार्थक यानी मीनिंगफुल टुकड़े भी किए जा सकते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, ठीक है। अब ये जो विद्यालय शब्द है ये 2 शब्दों से जुड़कर बना है। विद्यालय का एक सार्थक शब्द है, इसका मीनिंग होता है वो जगह जहाँ विद्या दी जाती है, ठीक है, विद्या का घर। अब विद्या के 2 सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं, एक है विद्या और दूसरा है आल्य। आल्य कहते हैं घर को और विद्या कहते हैं नॉलेज को, ठीक है। तो अब दोनों ही टुकड़ों का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। फिर है देवदूत, देव प्लस दूत। तो यहाँ पर देवदूत का मतलब होता है गॉड द्वारा भेजा गया उसका एक मैसेंजर, और देव का मतलब, अब हमने इसके टुकड़े कर दिए देव प्लस दूत, तो देव का मतलब होता है गॉड और दूत का मतलब होता है मैसेंजर, तो दोनों का मतलब निकल रहा है। इसी तरीके से मृगराज, मृग का मतलब होता है हिरण और राज का मतलब होता है राजा, तो यानी हिरणों का राजा। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द होते हैं वो सार्थक शब्द जो यौगिक तो हैं, यानी जिनको तोड़ा तो जा सकता है, अर्थात 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए स्थिर
या रूढ़ हो जाता है उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। इसका मतलब आप समझिए, ये शब्द यौगिक तो होते हैं, यानी अगर इन शब्दों को आप तोड़ें तो आपको दो ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका कुछ मतलब होता होगा, ठीक, यानी ये यौगिक हैं। यौगिक, आप ये एक बात और सुन लीजिए, इसको एक्सप्लेनेटरी तरीके से इसलिए समझाया जा रहा है ताकि एक बार चीज़ दिमाग में बैठ जाए तो बैठ जाए, क्योंकि बार बार आप जो पढ़ते जा रहे हैं वो आपके दिमाग में फ़िट हो जाना चाहिए, ताकि अगली बार जब वो यूज़ हो, क्योंकि अगली बार ये अज्यूम किया जाएगा कि आप पिछली चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने यौगिक की डेफिनेशन पढ़ी तो वो योग रूढ़ में यूज़ हो रही है, तो ऐसा मत समझिएगा कि आप पीछे का पोर्शन छोड़ देंगे तो आप आगे का कवर कर पाएंगे। दोनों चीज़ें कवर करना बहुत आसान है, ठीक है। आप इसको बस लेके चलिए स्टार्टिंग से तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं, यानी जिनको तोड़ करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनका जो मतलब है, यानी ये जो योग रूढ़ शब्द है इनका मतलब फिक्स कर दिया गया है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है चारपाई का, ठीक है। अब चारपाई को अगर मैं तोड़ूँ, ठीक है, तो मुझे दो शब्द मिलेंगे, एक मिलेगा चार और दूसरा मिलेगा पाई, ठीक। चार का मतलब होता है 4, 1 2 3 4, और पाई का मतलब होता है पैर, ठीक, पैर, लेग्स। लेकिन अब चारपाई शब्द का जो मतलब है वो हमने एक ऐसी वस्तु के लिए परमानेंट कर दिया, जैसे आपको समझ में आ गया होगा चारपाई सुनते हैं कि चारपाई तो वो होती है जो बेड जैसी होती है और घरों में रहती है, यानी। लेकिन एक बात बताइए, चार पैर अगर इसका मतलब है तो क्या ये हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसके चार पैर हैं? जैसे गाय है तो वो भी तो एक चारपाई है, उसके भी तो चार पैर हैं, बट आप कहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि चारपाई तो सिर्फ वही है जो हमारे घर में रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि चारपाई शब्द का यूज़ हमने लिमिटेड कर दिया है, और जब जो ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं, यानी जिनके सार्थक टुकड़े तो किए जा सकते हैं, लेकिन उनका मतलब सिर्फ एक चीज़ के लिए लिमिटेड कर दिया गया हो, वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। आ गया समझ में? इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, आप दोबारा कहेंगे कमेंट्स में कहिए, मैं इसको और अच्छे एग्जांपल्स डालकर समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति कहते हैं ओरिजिन को, यानी ये शब्द कहाँ से बना, यानी कहाँ से आया ये शब्द, उसके बेसिस पर शब्दों के चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरे होते हैं तद्भव शब्द, तीसरे होते हैं देशज शब्द, और चौथे होते हैं विदेशी शब्द। एक एक की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे माता, पिता, यदि, सदा, लेकिन, परंतु, अग्नि, वायु, सूर्य। तो संस्कृत भाषा जो है वो हमारे इंडियन लैंग्वेज है, काफ़ी पुरानी, और इंडिया में कई शब्द ऐसे हैं हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है नॉर्दर्न इंडिया की, यानी ये जो हमारा ऊपर का जितना भी पोर्शन है यहाँ बहुत हिंदी का महत्व है। तो यहाँ काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। अब संस्कृत से जो वर्ड्स लिए गए हैं उनके दो टाइप हैं, ये मैं आपको आसान करके एकदम समझा रही हूँ। संस्कृत से जो वर्ड लिए गए हैं, संस्कृत एक लैंग्वेज है, उससे जो वर्ड लिए गए हैं उनके दो प्रकार हैं। एक तो शब्द वो हैं जिनको हमने जैसे वो संस्कृत में इस्तेमाल होते थे वैसे ही हमने हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। और दूसरे शब्द वो हैं जो संस्कृत में यूज़ होते थे तो उनको हमने बदल कर हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब तत्सम की डेफिनेशन ये कहती है कि संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन यानी बिना किसी चेंज के हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि माता, पिता, ये संस्कृत के शब्द हैं। इसी तरीके से यदि, यानी अगर, यदि का मतलब होता है अगर ऐसा होता तो, यदि ऐसा होता तो, सेम थिंग है। सदा यानी हमेशा, लेकिन यानी बट, परंतु, अग्नि, वायु, सूर्य, ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो एज इट इज़ हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, इनके फॉर्म में कोई चेंज नहीं किया गया है। अब आते हैं तद्भव शब्द पर। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न हुए, अर्थात संस्कृत से निकले हुए शब्द। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर, बिगड़कर या बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, यानी कि उनका फॉर्म चेंज करके हम उनको हिंदी में यूज़ करते हैं तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। फॉर्म चेंज करने का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, मैंने यहाँ पर 3 लिस्ट लगाई हुई हैं, इसके अंदर हमने कुछ
वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल तत्सम संस्कृत भाषा का एक शब्द है दुग्ध, ठीक, दुग्ध, ठीक, जो कि हिंदी में दुग्ध अगर आप लिखेंगे तो वो तत्सम शब्द होगा। आप हिंदी में दुग्ध भी लिख सकते हैं, ठीक। बट अगर जो हम नॉर्मल वर्ड बोलते हैं वो है दूध यानी कि मिल्क, तो वो हो जाएगा तद्भव, यानी असली शब्द था दुग्ध, उसको हमने बदल कर दूध किया, तो यानी हमने उसकी फॉर्म को बदल दिया, उसके लिखने के तरीके को बदल दिया, उसको बदल दिया शब्द को। सत्य, सत्य यानी सच, ट्रूथ। अब अगर आप सत्य को लिखते हैं हिंदी में तो वो संस्कृत का ओरिजिनल शब्द है, इसलिए वो कहलाएगा तत्सम। लेकिन अगर आप उसको ना लिखते हुए आप सच लिखते हैं, ठीक है, आप सत्य नहीं लिखते, आप सच लिखते हैं, तो इसका मतलब आप तद्भव शब्द लिख रहे हैं, यानी उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से दंत, संस्कृत का शब्द है दंत, हिंदी में इस्तेमाल होता है दांत। इसी तरीके से अक्षी, अक्षी हिंदी में इस्तेमाल होता है आँख, यानी तद्भव शब्द है उसका आँख। पत्र, पत्र का तद्भव है पत्ता। वधु, वधु का तद्भव है दुल्हन। क्षेत्र, क्षेत्र का तद्भव है खेत। फिर है हस्त, हस्त का तद्भव शब्द है हाथ। सप्त, सप्त का तद्भव है सात। पुत्र का है पूत। कर्ण का है कान। इक्षु का है ईख। मुख का है मुंह। ज्येष्ठ का है जेठ। ग्राम का है गांव। आम्र का है आम। चंद्र का है चांद। अघ का है आज। ग्रह का है घर। विवाह का ब्याह। हस्ती हाथी। नग्न का नंगा। अब देखें मैंने ये लिस्ट यहाँ क्यों लगाई है, ये इसलिए लगाई है आप इसे अच्छे से पढ़ें 2-3 बार और फिर अपने आप को एक टास्क दें, तत्सम शब्दों को लिखें और उनके तद्भव लिखने की कोशिश करें अपने आप बगैर देखे हुए, ठीक है। यहाँ से कॉपी करें तत्सम शब्द को और उसके तद्भव लिखने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि निम्नलिखित में से दुग्ध का तद्भव शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको सही वाला चूज़ करना होगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं होगा, आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, आप बिल्कुल आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक छोटे छोटे क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, ठीक है। तो हर चीज़ को डीपली पढ़िए, जो समझ नहीं आ रहा है कमेंट्स में लिखिए कि ये समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है देशज शब्द। अभी हमने पढ़े कि 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ वर्ड के आधार पर। तो 4 टाइप में तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? भारत में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। स्थानीय बोलियों का प्रभाव हिंदी भाषा में पड़ना स्वाभाविक है। स्थानीय बोलियों या लोक भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द आए वह देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे झाड़ू, झुग्गी, गाड़ी, पेड़, खिड़की, लोटा, जूता, पेड़। ये क्या है? पेड़ा, ओके, पेड़ है वो, शायद गलत लिख गया। तो भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। बोलियां कहते हैं जो आम भाषा होती है। जैसे हमारा, अगर आप इधर जाएंगे, मथुरा साइड जाएंगे, तो यहाँ पर ब्रिज भाषा बोली जाती है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा बरेली, रामपुर की साइड जाएंगे तो यहाँ पे एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है। लैंग्वेज नहीं है, वो बोली है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ रीजन तक सीमित है, वो सिर्फ उस एरिया में बोली जाती है। सहारनपुर की अलग एक बोली है, मेरठ की अलग एक बोली है, अलीगढ़ की अलग एक बोली है। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग बोली है और हर गांव की भी अपनी एक अलग बोली होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यूपी की अलग बोलियां हैं, फिर पंजाब की अलग बोलियां होंगी, यानी हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है जिसको हम रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में क्या बोली जाती है। तो अब भारत में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, तो जो स्थानीय बोलियां हैं उनका प्रभाव हिंदी पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में हिंदी सीखी, मैंने हिंदी सीखी स्कूल में और फिर मैं अपने शहर में आ गई, अपने गांव में आ गई। अब मैं अपने गांव में और शहर में काफ़ी समय तक रहती हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो मैंने हिंदी सीखी है वो थोड़ी सी मेरी स्थानीय भाषा में घुस जाएगी और थोड़ी मेरी स्थानीय भाषा हिंदी में घुस जाएगी, यानी दोनों का मिलन हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिल जाएंगी। जैसे हिंदी में हम कहते हैं तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ठीक है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। अब मेरी रीजनल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे जो हमें पता भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो उन चेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी का पार्ट नहीं है, बट
थोड़ी सी डाइवर्टेड है वो फॉर्म हिंदी से। तो देशज शब्द क्या होते हैं, जहाँ पर बोलियों का प्रभाव, जब हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो हमारी भाषा को इफ़ेक्ट करती हैं, हिंदी को इफ़ेक्ट करती हैं, तब जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं देशज शब्द। ओके, सो जैसे कि झाड़ू, झुग्गी, गाड़ी, पेट, खिड़की, इसी तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं, हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और अब वह हिंदी भाषा के शब्द की तरह इस्तेमाल होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, यूनानी, चीनी भाषाओं के यह शब्द स्कूल, पुलिस, आम, अनार, ज़मीन, जिला आदि। ठीक है, तो जैसे अब आज आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कि स्कूल एक इंग्लिश का वर्ड है, बट आज हम हिंदी में उसे उसी तरह लिखते हैं जैसे वो हिंदी का ही वर्ड हो। तो ऐसे वर्ड जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं लेकिन अब हिंदी में इस तरह इस्तेमाल होते हैं जैसे वो हिंदी के ही शब्द हों, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। पुलिस इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का नहीं है, ठीक है, लेकिन हिंदी में उसी तरह इस्तेमाल होता है जैसे हिंदी के दूसरे शब्द होते हैं। तो इस तरीके के शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो आज का लेसन है वो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद मैं आपको जो कराऊंगी वो होगा शायद अर्थ के आधार पर, ठीक है, शब्द भेद। तो एक चीज़ आप समझ लें, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलें और ये समझें कि मैं आपकी पर्सनल ट्यूशन टीचर हूँ। समझने में बिल्कुल ना झिझकें और इसको अच्छे से समझें। और कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल बेझिझक होकर आप कमेंट्स में लिख दें कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे तद्भव शब्द समझ में नहीं आए, मैं उस पर एक दोबारा वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा कि उसमें क्या चीज़ थी, या एक और अच्छे एग्जाम्पल से और अच्छे कंटेंट से मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी और फिर उसे मैं आपको डालूँगी, तो आप उसे समझ लीजिएगा। आपको तैयारी करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना घर बैठे पढ़ाई करने में दें, क्योंकि बाहर जाने में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आप जाएंगे, आप देखेंगे कि कितने सारे बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उससे आपका मोरल डाउन होता है। अभी आपने तैयारी शुरू ही करी है तो आप इससे पहले अच्छे से, ये ख़ास तौर से मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो 5th क्लास के बच्चे हैं और वो 6th का एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो बाहर जाने से आपका कोचिंग वगैरह अभी से करने से आपका मोरल डाउन होगा। अभी आप घर में ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी टाइम है टेस्ट में, तो आप घर में ही तैयारी करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, and thanks a lot for watching this video, and please subscribe to this channel.